You have given very nice introduction about the topic of today. You have rightly said that we are passing through a very crisis time, and many innovations are needed. Innovation is always needed, whether crisis or whether no crisis. But the present time is very challenging time, and this is very crisis time where job losses are about 30 to 40%. So now, when there are no jobs, and where there are jobs, their salaries have been cut down by 25 to 30%. And it is not a temporary crisis, it is going for longer way. A year, 2 year, 1 year, 2 year, 3 year, we don't know how long it will go. तो आपने बहुत अच्छी भूमिका उसकी रखी। आपको और मेरे इंट्रोडक्शन के लिए जो मैडम ने पढ़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है हाउ टू जनरेट इनोवेटिव आइडिया, मेरा जो अनुभव रहा है, मैं एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में रहा हूँ और वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आते थे और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग मोटिवेट करते थे कि यू गो फॉर सम बिजनेस, गो फॉर सम इंडस्ट्री। पहले का टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था, इंफॉर्मेशन नहीं मिलते थे, बहुत सारे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ बिकेगा, कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, सब बहुत तकलीफ की बात होती थी। आजकल गूगल और ये सब चीजें इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है कि हमको रेडली सब चीज मिल जाती है। तो और गवर्नमेंट भी बहुत प्रोएक्टिव है स्टार्टअप और सबके लिए। तो इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के बारे में जो सोचता है, जो ये सोचता है कि आप उस समाज का पैसा लेना, समाज का समय लेना और समाज के लिए सुविधा जो प्रदान करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी जरूरत ये रहती है कि उसको देखना पड़ता है, या जो इनोवेटिव आइडिया के बारे में जो सोचते हैं उनको सबसे बड़ी जरूरत ये है, ये देखने के लिए कि दे हैव टू फाइंड आउट द गैप, किस चीज की कमी हो रही है, और जिस चीज की कमी है या जिस चीज की आवश्यकता समाज को पड़ती है, जिस चीज की जरूरत है, जिस पे व्यवधान आ रहे हैं, उस गैप को जो पूरा करता है वो इनोवेटिव आइडिया से पूरा करता है। आप लोगों को याद होगा पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं और इनोवेटिव आइडिया के द्वारा, जैसा अपने उसे बोलते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उस तरह से पहले पोस्ट ऑफिस में अपन डाक भेजते थे, कितने दिन टाइम लगता था, फिर किसी के दिमाग में आया नहीं कोरियर सर्विसेज शुरू की जानी चाहिए। एक रश्मि बंसल की पुस्तक है स्टे हंग्री स्टे फूलिश, उसमें उन्होंने दिया कि जितने आईआईएम के ग्रेजुएट्स हैं उनका केस स्टडीज के बारे में उन्होंने बताया। और आज से 20 साल पहले वहाँ के छात्रों ने इनोवेटिव आइडिया करके और शुरू किया कि नौकरी.com, शादी.com, इस तरह की बहुत सारी चीजें की। पर अभी जो वर्तमान समय है इसमें जो जिस चीज की क्राइसिस है या जिस चीज की जरूरत है उस चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि गैप जो एंटरप्रेन्योर है उसको ही हैज टू फाइंड आउट द गैप, और जो भी आइडिया आए उस आइडिया को हमेशा नोट कर लेना चाहिए। अच्छी आइडिया आए, बुरी आइडिया आए, जैसा भी आइडिया आए उसको नोट कर लेना चाहिए। और फिर सॉरी, हमको एक्चुअली ये मोबाइल हो गया तो इसमें फोन हो जाता है, और एक्चुअली उसमें हमारा लैपटॉप में मैं आई कुड नॉट कनेक्ट। तो जो आइडिया आती है, माने जो गैप है और जो आइडियाज है, जैसे भी आइडिया हो उस आइडिया को नोट कर लेना चाहिए। अच्छी आइडिया हो, बुरी आइडिया, जो भी आइडिया हो कि यदि ऐसा हो तो कैसा होगा, उस आइडिया को नोट करना चाहिए और फिर उस आइडिया की और स्वयं की स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। हर चीज की, हर आइडिया की स्वॉट एनालिसिस करें कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी उस आइडिया में अच्छाइयाँ क्या है, क्या चीज अवेलेबल है, कैसे होगा, और चैलेंजिंग है कि किस तरह की है, तो उसका स्वॉट एनालिसिस करें। उसके बाद उसकी वीकनेस क्या है, और यदि स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेस कम है, तो वीकनेस कैसे दूर की जा सकती है उसके बारे में विचार करना चाहिए। एंड उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में जब ऐसा बोलते हैं, अच्छी कोई चीज की अपॉर्चुनिटी आए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम आपको बताते हैं, ये
थोड़ा अभी थोड़े दिन पहले टीवी में रामायण महाभारत आ रहा था। आपने देखा होगा कि जब समुद्र पार करना होता है तो एक चैलेंज है कि इस टारगेट को पूरा करना है कि समुद्र कौन पार करेगा, लंका कौन जाएगा। वो ऑफर अंगद को भी मिलता है, वो ऑफर जामवंत को भी मिलता है, वो ऑफर हनुमान जी को भी मिलता है। तो जामवंत ने कहा मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं अब बूढ़ा, मेरी हिम्मत नहीं काम कर रही। अंगद ने बोला मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता हूँ। हनुमान जी को प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया, वो चले गए। वो आई हुई अपॉर्चुनिटी थी, कभी अंगद उसको एक्सेप्ट कर लेते तो हनुमान चालीसा की जगह पे आज हम लोग अंगद चालीसा पढ़ते होते। तो जो कोई अपॉर्चुनिटी यदि मिलती है, यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें कॉन्फिडेंस के साथ उसको पूरा करना चाहिए, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। यदि उसको अंगद ने एक्सेप्ट किया होता तो आज हनुमान जी की महिमा कम हो जाती, अंगद की महिमा ज्यादा रहती, और हनुमान जी ने उसको एक्सेप्ट किया तो हनुमान चालीसा आज पढ़ा जा रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी, जो थ्रेट, मार्केट का क्या थ्रेट है वो देखना चाहिए। ऐसे इंटरप्रेन्योर स्वयं में भी आपको आइडिया आए, यदि आप मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट हैं तो प्रोडक्शन वाले आदमी को ढूंढना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी वाले को ढूंढना पड़ेगा, देन यू कैन सेल दी प्रोडक्ट। एंड यदि आप प्रोडक्शन में अच्छे हैं, आप अच्छी चीज क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, कम कास्ट में बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट में बना सकते हैं, तो मार्केटिंग वाले आदमी से कोलाबोरेशन करिए और फिर दोनों मिल करके और उसको अच्छे से चलाना चाहिए। ये सबके हिसाब के बीच में विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं सबके उसके लिए एक कहानी है, बड़ी पुरानी कहानी है, पर प्रेजेंट तारतम्य में उससे 2-3 और कहानियां जुड़ गई हैं धीरे धीरे। अपन ने खरगोश और कछुआ की कहानी पढ़ी थी और ये कहा गया, दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किया कि चलो रेस करते हैं कौन पहले पहुंचेगा। तो खरगोश तेज चलता था, खरगोश चलने लगा, खरगोश जब पहुंचा तो बहुत दूर तक निकल गया, देखा कि कछुआ धीरे धीरे आ रहा है। ये पुरानी कहानी है। और खरगोश आम के पेड़ के नीचे आराम करने लगा, उसको नींद लग गई, कछुआ धीरे धीरे आया और रेस जीत गया। अब इससे क्या संदेश ये मिलता है कि जो धीरे चलता है लेकिन जो लगातार चलता है वो जीतता है। जो तेज चलता है लेकिन लगातार नहीं चलता वो नहीं जीतता। कछुआ जीत गया। अब खरगोश को लगा कि ये तो बड़ी हमारी बेइज्जती हुई। उसने कहा चलो फिर से रेस रखते हैं, फिर चैलेंज करते हैं। तो कछुआ ने कहा ठीक है। इस बार रेस हुई, इस बार कछुआ खरगोश चला, उसने कहीं आराम नहीं किया और पहले पहुंच गया और कछुआ पीछे रह गया एज यूजुअल। तो इससे क्या संदेश मिला? इस संदेश ये मिलता कि जो तेज चलता है लेकिन निरंतर चलता है, तो जो धीरे चलता है और निरंतर चलता है उससे पहले पहुंचता है। तो जो धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है और जो तेज चलता है और लगातार चलता है वो जीतता है। अब कछुआ को लगा ये तो बड़ा बहुत मेरी मेरी अभी कहानी खत्म हुई नहीं दोस्तों, कहानी आगे है। कहानी क्या है? कछुआ फिर बोलता है कि अच्छा चलो फिर से रेस रखते हैं। खरगोश ने कहा कोई बात नहीं, रख लीजिए। पर उसने बोला इस बार हम रास्ता दूसरे रास्ते से चलेंगे। और दूसरे रास्ते को खरगोश ने कहा हाँ नो प्रॉब्लम, जो रास्ता कहो हम चलते हैं। लेकिन अब यहाँ से खरगोश चला, अब वो तेज स्पीड में चला और जाने के बाद देखा कि आगे नदी आ गई, तो वो वहां रुक गया। खरगोश पीछे पीछे धीरे 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 गया और नदी पार किया और नदी पार करके अपने जो मंजिल है वहां पहुंच गया। तो इससे क्या सबक मिला कि कोई भी चुनौती एक्सेप्ट करो तो उसका प्लस एंड कॉन्स देखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अपने मंजिल को पाने के लिए अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। कछुए ने अपनी रणनीति बदली। बाद में जैसे नेताओं में चुनाव लड़ते लड़ते एक दूसरे के खिलाफ दोस्ती भी हो जाती है, उसी तरह से कछुआ और खरगोश में स्पर्धा तो थी लेकिन दोस्ती भी हो गई। दोनों ने कहा कि तुम अलग जाते हो, हम अलग जाते हैं, ऐसा क्यों न करें कि हम दोनों साथ साथ चले। हाँ बोले चलिए ये भी ठीक है। तो जब साथ साथ चले तो खरगोश ने कछुआ को अपने पीठ में बैठाया और फटाफट जल्दी से नदी के पार पहुंचे। नदी में जब पहुंचे तो कछुआ ने खरगोश को अपने पीठ में बैठाया, नदी पार गए और मंजिल में पहुंच गए। तो इससे क्या मिला? इससे ये होता है कि यदि दो लोग आप कोलैबोरेट करेंगे, मार्केटिंग वाला और प्रोडक्शन वाला दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी चीज ये कि एक बार एक हारा है, दूसरी बार दूसरा हारा, तो दोनों निराश नहीं हुए। मंजिल कैसे प्राप्त करें इसकी वो दोनों ने रणनीति बनाई।
तो जब कभी आप फेल हो या कभी आपको अपने स्ट्रेटजी में ऐसा लगे, तो आप जो जो आपकी वीकनेस है, उस तरह के कोई अपना पार्टनर ढूंढिए और पार्टनर ढूंढने के बाद उस मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह का ये टाइम कोलैबोरेशन का वाला भी है, क्योंकि जब आपको आइडिया आएगा और उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो उसमें जरूरत आपको अपने टीम की पड़ेगी। अपनी टीम को रखें और टीम में देखिए ऐसा बोलते हैं, समान विचार वालों को रखने से अच्छा आइडिया आता है। नेगेटिव थॉट वाले लोगों को जो आपको पीछे की तरफ धकेले, ऐसे लोगों का साथ मत करिए। आइडिया समान आप देखिए बहुत सारे बन गए। एक बीएनआई संस्था है, एक बूट स्टेप करके भुवनेश्वर में संस्था बनी थी। उसमें कई लोग इकट्ठा होते हैं, हर संडे को इकट्ठा होते हैं। बेंगलोर में भी बन गया है, पुराना है। लोग इकट्ठा होते हैं, हर संडे को इकट्ठा होंगे, सब लोग अपनी समस्याएं रखेंगे। किसी को कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, किसी का माल कैसे बिक रहा है, किसी को प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कॉस्ट में क्या दिक्कत आ रही है, किसी को एक्सपोर्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी को इम्पोर्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की बातें वो डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद एक सोल्यूशन मिलता है। जब समान आइडिया माने जैसे बोलते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न हो, ये सत्संग है एक तरह का। जब वो आपस में मिलते हैं, समान विचार के लोग मिलते हैं, तो मिलने के बाद उनको एक आइडिया आती है। मैं फिर से आपको एक रामचरितमानस का फिर उदाहरण देता हूँ कि उसमें आपको अपनी सोच भी इनोवेटिव रखनी पड़ती है। जैसे देखिए, हनुमान जी लंका पहुंचे, उनका असाइनमेंट सिर्फ इतना था कि जाके सीता का पता लगा के श्री राम जी को बताना है। हनुमान जी लंका पहुंचे और उनका सत्संग हुआ विभीषण से। विभीषण ने बताया कि सीता जी वहां पे हैं। हनुमान जी गए, अशोक के पेड़ पे बैठे, उन्हें देखा कि थोड़ी देर पहले रावण आया है। रावण उनको धमका करके गया है और कि 1 महीने में भी हमारी बात नहीं मानोगी तो मैं तलवार से सिर काट दूंगा। और वो सबको अपने राक्षसियों बोलता है कि उसको सताओ, साम दाम दंड भेद दिखाओ, जिससे ये हमारे महल में आ जाए। सीता जी वो दुखी है। सीता जी इतनी दुखी है कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार होती है। अब देखिए, हनुमान जी को तो केवल असाइनमेंट इतना था कि जाके पता लगाओ सीता कहाँ है। उन्हें अशोक के पेड़ से वापस चले आते श्री राम के पास। इस तरह आपने हमको कहा था कि पता लगाओ, वो समुद्र को पार करने के बाद लंका पहुंचेगी। लंका में वहां पे अशोक वाटिका में वो है और उनकी वर्तमान स्थिति है कि आत्महत्या करने वाली है। तो यदि इस तरह की सूचना वो देते तो श्री राम बहुत दुखी होते और उनकी पूरी रणनीति खराब हो जाती। पर चूंकि वो विवेक करना चाहिए। ज्ञान और विवेक में ही फर्क है। ज्ञान हमारे पास आजकल बहुत है, इतनी इंफॉर्मेशन हैं, इतनी जानकारियां हैं, इतनी जानकारी, लेकिन बहुत सारी गूगल से कई बार समस्या सॉल्व नहीं होती है। गूगल से आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन आपको विवेक प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर साहब के पास ही जाना पड़ेगा, उन्हीं का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, वही आपको गाइड करेंगे। तो हनुमान जी ने क्या विवेक उत्पन्न किया? विवेक ये किया कि सीता जी जो आत्महत्या करने वाली हैं, उन्होंने देखा कि इनका दुख किस चीज से दूर होगा, किस चीज से होगा। तो रामचंद्र गुण बरणे लागा। रामचंद्र जी के पेड़ में बैठे हुए उनके गुणगान करने लगे, राम राम कहने लगे, राम की प्रशंसा करने लगे। तो राम का नाम सुनते ही तुरंत ही सीता दुख भागा, उनका दुख भाग गया, उनका चित्त वहां से दुख से हट गया और उधर चला गया कि भाई तू कौन। तो ये जो विवेक प्राप्त होता है, ये जो अब फिर उसमें आगे और है कि कैसा प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अलग, वो कभी और बात करेंगे। तो ये जो विवेक है, ये समान आइडिया के जब लोग बैठते हैं, समान आइडिया के लोग बैठते हैं, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप ब्रेकफास्ट मीटिंग। मॉर्निंग में मिलते हैं लोग घंटे आध घंटे के लिए और अपनी छोटी छोटी चीजें करते हैं और समस्याओं को सॉल्व करने के में जब साझा करते हैं तो एक नई आइडिया आ जाती है। तो हमेशा अपने निगेटिव लोगों से दूर रखिए। जो समान विचार वाले लोग हैं उनके साथ में बैठे, समान विचार की जर्नल्स पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, उनको देखें, उससे नई नई आइडिया आएंगी और एक्सपीरियंसेस की ये आइडिया आती है। कोई बताता है कि हमको आपकी क्या समस्या है, आपकी तो बहुत छोटी समस्या है, हमारी तो इतनी बड़ी समस्या है कि हम उसको भी हमने ऐसे ऐसे अपराध किया। तो आपने एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा तो थोड़ा सा ही गड़बड़ है, इस आदमी ने तो बहुत सारा भुगता है। और फेलियर से जो आइडियाज आपके हैं
आप वही आइडिया जिसमें आपको आनंद आए, जिसमें आप एंजॉय कर सकें जिस काम को, उसी आइडिया को आप फलीभूत करें। लेकिन हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होती। आइडिया को कमर्शियली कैसे वायबल करें, ये होना बहुत जरूरी है। आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यदि आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो आप आगे उसमें चलेंगे नहीं। प्रॉफिट जरूर आपके उस वेंचर में होना चाहिए। उस प्रॉफिट का फिर आपको जो मर्जी हो आप करिए, चाहे उसको फिर आप चैरिटी में लगाइए, चाहे और एक्सपेंशन करिए, चाहे जो भी करिए, लेकिन वो आपका आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जो प्रॉफिटेबल यदि नहीं होगा तो लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। मीट द न्यू पीपल, नए नए लोगों से मिले, और जो नई टेक्नोलॉजी जानते हैं, जिनका अच्छा एक्सपोजर है, उसे मिलना चाहिए। माने गो फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि योर नेटवर्किंग इज योर नेटवर्क। आपका प्रेजेंट नेटवर्क वही है यदि आपकी नेटवर्किंग अच्छी है। नेटवर्किंग यदि अच्छी होगी तो आपको अच्छे आइडिया आएंगे और आप अपनी समस्याओं को साझा करेंगे तो नए आइडिया मिलेंगे। और जो आपका इंटरेस्ट है, जैसा हमने बताया, जिसमें आपको रुचि है, जो आपको आनंद लगे, और पर सोच के करें। अब आपको आम के पापड़ का उद्योग लगाना है और यदि आसपास आम नहीं है, तो आम के बगीचे नहीं है, तो वो नहीं सोचना चाहिए। ऐसी चीज सोचे कि जिसका कच्चा माल वहां मिले। इंडस्ट्री लगाने के लिए, आइडिया को फलीभूत करने के लिए 3-4 पैरामीटर्स हैं जो हम लोग देखते थे। आज भी बैंकिंग करने में उसको देखा जाता है। या तो वहाँ पे कच्चे माल की प्रचुरता हो, या फिर वहाँ अच्छा बाजार हो, या वहाँ पे स्किल्ड वर्कर हो। मुरादाबाद वगैरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो भले वहाँ कच्चा माल ना हो, भले वहाँ मार्केट ना हो, लेकिन वहाँ पे स्किल्ड वर्कर हैं। दूसरी जगह नहीं है उसके स्किल्ड वर्कर, तो वो कोई चीज वहाँ की वो अच्छी अच्छी चल जाती है। पंजाब में साइकिल साइकिल बनाने वाली बहुत जगह उद्योग लगाए गए, लेकिन वहां नहीं बने, वहां पे सक्सेसफुल चल रही। कई लोग बोले साहब यहाँ एक भी बनाने भारत मंडी द्वीप में लगी थी, यूनिट पर नहीं सक्सेस हो पाई। ये सब ग्राउंड पे कि मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है, चल जाएगी तो नहीं। वहाँ स्किल्ड वर्कर, और उसका पूरा असेंबली का काम था। कोई रिंग बना देता है, कोई चेन बना रहा है, कोई चेन कवर बना रहा है, कोई सीट बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, और शाम को साइकिल तैयार हो जाती है। तो कई उद्योग लगाने के, कई आइडियाज को फलीभूत करने के लिए, या तो आपके पास रॉ मटेरियल अच्छा है तो चलिए, या आपके पास सबसे, कई बार फिनिश गुड्स नहीं बनाते, सेमी फिनिश्ड गुड बनाकर सेल कर देते हैं। ये सेमी फिनिश्ड गुड दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। पर आप करिए वही जिसमें आपकी रुचि हो। वो फलाना आदमी ने कर लिया हो, सफल हो गया, तो मैं भी सफल हो जाऊं, ये जरूरी नहीं है। जिसको काम करने में आपको आप इंजॉय करें, जिस काम करने में यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो आप निराश न हो और आप डिप्रेशन में न जाए, वो वाला काम आपको अवश्य करना चाहिए। अन्यथा दूसरे के कहने पे, दूसरे की सलाह में जबरदस्ती यदि आप करेंगे कि हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार यही चाहते हैं, हमारा पूंजी लगाने वाला आदमी यही बोलता है कि नहीं तुम यही करो, पर यदि आपकी रुचि नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, और वो मत करिए। तो जिसमें आपको आनंद आए, द वर्क विच यू एंजॉय, उस आइडिया को आप फलीभूत करिए। और आप, कई लोग आएंगे, कई करेंगे, तो बोलते हैं ना कि एक एंटरप्रेनर को जिसके पास अच्छा आइडिया होता है उसको टेनिस बॉल बनना पड़ता है। जितना लोग नीचे से उछालेंगे, धक्का मारेंगे, आप उतने ऊपर जाएंगे। इसलिए आपको टेनिस बॉल बनने की जरूरत है, और उसमें निराशता की जरूरत नहीं होती। हमेशा परिवार का हमें सपोर्ट लेना चाहिए, और लर्न फ्रॉम फेल्योर। हमें यदि कभी ऐसे बोलते हैं, एक उद्योगपति थे, वो 95 टाइम फेल हुए और 96 टाइम ही गॉट सक्सेस। तो किसी ने उनसे कहा कि आप, इवन आइंस्टीन के लिए भी फेमस है, उन्होंने कहा कि अब उसे जो कि आप 96 टाइम सक्सेस हुए। बोले नहीं नहीं, आई हैव सक्सीडेड ऑलवेज। हम अब ये तरीका समझ गए कि 95 तरीके से इस काम को हम करेंगे तो सफल नहीं होंगे। वो मैं समझा हूँ। तो अच्छा, जब आपका आइडिया आ जाए, आइडिया को स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद उसको एक अच्छा मेंटर ढूंढिए। जैसा पीएचडी करने में आप, सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या टॉपिक चुने, क्या क्या कौन से विषय पे या कौन से टॉपिक पे अनुसंधान शोध करें। शोध करने के लिए 25 टॉपिक होती है, फिर उसमें जो ठीक ठाक लगता है उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसको करते हैं। यदि अच्छा टॉपिक मिल गया या अच्छा आइडिया मिल गया तो आधा काम हो गया। और
उसके बाद फिर गाइड के पास जाते हैं। उसी तरह से यदि आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर आप एक अपने मेंटोर के पास जाइए। जो मेंटोर होगा वो आपको गाइड करेगा कि नहीं ये अच्छा। कई बार आप अच्छा आइडिया लेके जाते हैं और लेके जाते हैं कि हमारा तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसके पहले किसी के पास ये इस तरह का आइडिया था नहीं, मैं पहली बार इसको लेके जा रहा हूँ तो ये सफल हो जाएगा। वो बताता है मेंटोर के नहीं, इस तरह के 5 लोग कर चुके हैं और इन 5 लोगों को करने के बाद सफलता नहीं मिली है, इसलिए आपको इसमें और चीजों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बताता है। आपको चेंज देखना पड़ेगा। जो चेंज नहीं है, जो समय के हिसाब से नहीं बदलते हैं, वो डूब जाते हैं। आपको याद होगा आप देखिए पुरानी चीज, एम्बेसडर कार, राजदूत बाइसिकल, कोडक, HMT वॉच, बजाज स्कूटर, ये सब आउट ऑफ मार्केट हो गई। इनमें कोई खराबी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी में गलती नहीं थी, लेकिन चेंज चाहिए। चेंज के हिसाब से जो बदलता जाता है, और अब इतना बड़ा चेंज आने वाला है इंडस्ट्री में, उसके वही आइडिया आपको करना पड़ेगा। अभी देखिए, जब पहले अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो शुरुआत में स्टीम इंजन से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई। पहले इंडस्ट्री 1 था, इलेक्ट्रिसिटी आई तो इंडस्ट्री 2 हुआ, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आया तो इंडस्ट्री 3 हुई। अब आ गया इंडस्ट्री 4। इंडस्ट्री 4.0 का टाइम आया है। इसमें मशीनें बोलती हैं कि अब बंद कर दीजिए, अब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल ठीक नहीं है, इसका टेम्परेचर, तो मशीनें बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोट काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में वही बोल रहा हूँ कि जो परिवर्तन नहीं करते, जो चेंज नहीं करते, तो भले टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी हो, भले प्रोडक्ट आपका अच्छा हो, लेकिन आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री 4.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, ये आप देखिए, जो लोग यंगर लोग हैं दे विल सी, वो मजे लेंगे, वो इसका ड्राइवरलेस गाड़ियां चलेंगी इसमें। और इतनी चेंजेस होने वाले हैं 2030-32 तक। अब ये कोरोना आ गया इसलिए बहुत सारी चीजें पता नहीं कैसे रूप लेंगी, अदरवाइज ये आपकी जो ड्राइवरलेस गाड़ियां चलेंगी, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चलेंगी। अरब कंट्रीज पॉवर्टी में हो जाएंगे, उनके यहाँ पेट्रोल ही कोई नहीं खरीदेगा। तो बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी के हम गुलाम न बने, टेक्नोलॉजी हमारी पूरक बने। हमको इसको ध्यान में रख के काम करना है। टेक्नोलॉजी के तो है, यूएस वगैरह में आप बोलते कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन होगा, सबसे बड़ा डॉक्टर आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। एक यूएस में एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम है वाटसन। वाटसन सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, इट इज मोर एक्यूरेट, माने 4% ज्यादा एक्यूरेट, बेटर रिजल्ट देता है कैंसर डिटेक्शन में, रादर देन डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर। हाथ में हम लोग, आप चलेंगे तो आपके हाथ में मशीन लगी रहेगी और वो बता देगी कि आप ज्यादा तेज मत चलिए, आपके बीपी बढ़ रहा है, और वो रिपोर्ट कर देगा आपके डॉक्टर को ऐप से। आपका डॉक्टर वहां से कंट्रोल करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। 2 बार आपकी सर्जरी हो चुकी है, तीसरी बार आप क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। ये सब चीजें, इतने चेंजेस होने वाले हैं कि दोज हु आर यंग दे विल लीड दी डिफरेंट लाइफ। तो अब हमारी आइडिया, यदि हम पुरानी आइडिया चलेंगे कि हम अचार कैसे बनाएं, पापड़ कैसे बनाएं, तो अचार पापड़ खाने वाले तो रहेंगे, लेकिन उसको एक सप्लाई करने वाला जोमेटो टाइप की चीज आ जाएगी, दूसरी चीजें आ जाएंगी। और ये जो कोरोना पोस्ट कोविड है, पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी बदल जाएंगी जो पोस्ट कोविड के कारण ही तो हम आप लोगों से इस तरह बात कर रहे हैं। नहीं तो हाल में हम लोग बातें करते थे, आंख में आंख मिला के बात करते थे, ये ध्यान रखते थे कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो बीच में टोकते भी रहते थे, क्यों भाई साहब ध्यान इधर करिए। तो चीजें बदलती हैं अब। और ये इन्हीं चीजों का आने वाला जो नए बिजनेस आइडियाज हैं उसमें सैनिटाइजर मेकिंग, मास्क किट मेकिंग, और ये अपन न समझे जैसे मास्क बनाने वाली यूनिट का जिसको आइडिया हो, इसमें बहुत सारे वैल्यू एडिशन होंगे। वैल्यू एडिशन इतने चेंजेस हो गए, इवन मास्क का छोटा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये आपके कलर से, ड्रेस कोड से मैच करता हुआ बनेगा, जो चलते समय ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए वो रिस्पायरेटर बन गया है वो बनेगा, फिर वो कॉटन के कपड़े का बनेगा कि सिंथेटिक का बनेगा, फिर कास्ट कितनी रहेगी, और उसमें कई बार हो सकता है कि कोई विज्ञापन भी आने लगे उसी में। बहुत सारी चीजें वैल्यू एडिशन इसमें होंगी, और ये चलेगा।
और आप सोचो कि यदि 4-6 महीने में कोरोना चला जाता है तो भी मास्क विल कंटिन्यू। ये क्योंकि कुछ न कुछ और दूसरी चीज़ होगी, तो सोप, सैनिटाइज़र, इस तरह का ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग, ई-कॉमर्स, ये मैं कुछ नए आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छे हमारे एक मित्र हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंदौर में, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का, क्लीनलीनेस पे इतना ध्यान जा रहा है, हाथ तो अपन धोते हैं, अपन करते हैं, लेकिन रिवर्स को साफ-सफाई के बारे में, अब जितनी रिवर अभी आजकल साफ हो गई हैं, हमारा वायुमंडल जो साफ हो गया है, तो कोशिश ये हो रही है कि ये फिर से प्रदूषित ना होने पाए। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। दे आर ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स आल्सो, एंड नए लोगों को भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनका जिनका इंटरेस्ट है उसमें काम भी करने का अच्छा स्कोप है। और जिसको ज़रूरत पड़ेगी तो हमसे रेफ़र करेंगे तो हम उनको रेफ़र भी कर देंगे। और उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप भी है। ये चीज़ें जो नई एरिया जो है, डिजिटल मार्केटिंग जो है, और टिश्यू पेपर इंडस्ट्री बहुत चलेगी। ये जो आगे उसमें आने वाले हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग वाला जो बिज़नेस है, ये बहुत सारे इस तरह के चलेंगे। तो आदमी को वही करना चाहिए जिसपे आपको काम करने से आनंद आए। फेल्योर यदि हो, तो फेल्योर होने में आप अपना हौसला मत खोइए। हौसला बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। यदि आपको अपने आप पे भरोसा है, बोलते हैं ना, भरोसा खुदा पर है तो जो तकदीर में है वो पाओगे। भरोसा खुदा पे है तो जो तकदीर में है वो पाओगे, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो जो चाहोगे वो पाओगे। तो इसलिए स्वयं पे भरोसा रखना ज़रूरी है। यदि आपको स्वयं पर आप अपना भरोसा रखेंगे, और एक जो जहाँ काम करें, शुरू में मान लीजिए आप नई इंडस्ट्री डालते हैं, तो मार्केटिंग वाली में आपको इंटरेस्ट है, तो मार्केट जो प्रोडक्ट कोई बना रहा है, उसके आपको मार्केटिंग का ध्यान दीजिए, मार्केटिंग में करिए। मार्केटिंग में करने के बाद उसके मार्केट में क्या अंदर है, उस तरह से आप उसके मार्केट के की जो अंदरूनी चीज़ होती है, जो किसे किस तरह से माल बेचना, कैसा पैसा वसूल करना, कोई आदमी आपको कैसा डील करता है। देखिए, काम करने में मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ। एक और क्या, पहली ही कहानी तो है। तो ये कहानी बताता हूँ कि 2 दोस्त थे और दोनों साथ में कोचिंग करते थे दिल्ली में। और कोचिंग करते थे तो दोनों एक रूम में रहते थे, और कोचिंग के लिए जा रहे थे। तो बीच रास्ते में उसको एक जो दोस्त था उसको याद आया कि अरे वो हम तो घर की अब जो है वो लाइट और पंखा चलता हुआ छोड़ के चले आए हैं। तो उससे बोला यार वो छोड़ के चले आए हैं और पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, हम तो वहाँ और ये चीज़ें वेस्टेज। तो बोला अपने किराए में अलग से बिजली का लगता नहीं है, अब चल रहा है तो चलने दो, तुमको क्या करना है? अपने को कोई अलग से ले नहीं रहे तो कोई बिल बढ़ेगा नहीं, अपना जो किराया फिक्स है, वो किराया विथ बिजली है इतना। तो उसने बोला अच्छा ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। वो वापस आया और उसने घर का ताला खोला, ताला खोल करके दरवाज़ा खोलने के बाद लाइट बंद किया, पंखा बंद किया और फिर चला गया। अब वो जाने के बाद अब दोनों ने कोचिंग की, कोचिंग करने के बाद दोनों अलग-अलग हो गए, और उसने जो अपना जो दूसरा था वो भी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कॉम्पिटिशन दिया, कहीं नौकरी कर लिया। ये अपना धीरे-धीरे उसको आइडियाज़ आते रहे, तो इसने अपना धंधा चालू कर लिया। अब अपना धंधा चालू किया, बड़ा आदमी हो गया, वो जहाँ काम करने गया था, तो उसी तरह से कोई रिसेशन आया, उसकी कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई तो घर आ गया। घर आने के बाद उसने वो किया, इसमें किसी ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ने लगा। जब घर आया तो नौकरी चली गई, घर आया तो देखा कि पेपर में एक ऐड आया है। पेपर में ऐड देखा तो गया, इंटरव्यू देने गया तो देखा कि उसको वही साथी वहाँ पे मालिक है, उस एंटरप्राइज़ का। वो खुश हो गया और इसकी कैपेबिलिटी जानता था, उसने इसको रख लिया। अब चूँकि दोनों साथ में थे, क्लास फेलो थे, इसलिए दोस्ती भी अच्छी हो गई। दोस्ती अच्छी होने के बाद उससे पूछा कि यार बताओ, अपन दोनों ने एक साथ में किया, एक जैसे नंबर आए, और तू मालिक बना है और मैं नौकर बना हूँ, ऐसा क्यों है? तो उसने जवाब दिया कि तू पहले भी नौकर था, आज भी नौकर है। जिस दिन घर की लाइट और पंखा खुला छोड़ के चले आए थे,
उस दिन तुम ये मान के चलते थे कि वो दूसरे का है, और मैंने ये माना था कि नहीं नहीं वो वेस्टेज है, वो मकान मेरा है। मैं उस दिन भी मालिकाना का जो जवाबदारी थी हमारी वो थी, और तुम्हारी पराये की जवाबदारी थी, इसलिए तुम नौकर के नौकर रह गए, मैं मालिक का मालिक रह गया। तो हमेशा कहीं भी काम करें, कैसे में भी रहें, उसमें हमेशा अपना एक ओनरशिप की जो कमिटमेंट होती है वो उसमें रखना चाहिए। जैसे अपन अपने यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, दिस इज माय यूनिवर्सिटी, ये कि बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि जैसा उसने मैडम ने बढ़िया अच्छा इंट्रोड्यूस किया। आईएएस यूनिवर्सिटी को हम जानते भी हैं, इसको इसके यादव साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, हमारी अच्छी उनसे मुलाकात है। तो इट इज डेवलपिंग वेरी गुड, और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं कई बार आपके यूनिवर्सिटी में वहाँ आके और एक बार लेक्चर दे चुका हूँ इंटरप्रेन्योरशिप पे। तो दैट इज वेरी गुड कैंपस, इट इज ग्रोइंग डे बाई डे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। आप देखिए आर्मी में लड़का भर्ती होता है और सिख रेजिमेंट में भर्ती हुआ, सिख रेजिमेंट को मैंने 300 साल हो गया, 200 साल से ऊपर है, 300 साल हो गए, और वो लड़का भर्ती होता महीने भर बाद, आई एम फ्रॉम सिख रेजिमेंट, दिस इज माई रेजिमेंट। ये बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। तो आप जहां काम करें, जिस संस्था में काम करें, उसके साथ बिलोंगिंग रखें, उससे नाता जोड़ें और अपनापन जोड़ें। दोनों मैनेजमेंट को भी आपको अपनापन देना चाहिए और आपको भी अपना मैनेजमेंट जोड़े, तब जा करके वो सफलता मिलती है। तो मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा कि जो बात अपन ने की है कि इसको कैसे करना, टाइम क्योंकि 6:45 बज गए हैं, तो सब मेरा जो भी तक हमने किया उसको मैं समराइज करता हूँ। असफलता से घबराए नहीं, सफल उद्यमी 50 बार फेल होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो सफल होते हैं। तो लगातार लगे रहना चाहिए। फेल होने के बाद भी सफल हुए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए अवसाद में या डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक डायरी साथ में रखें। आजकल तो मोबाइल हो गया है, पहले पुराने जमाने में डायरी और पेन हम लोग जेब में लेके चलते थे, तो इसीलिए मुझे डायरी ध्यान में है। हमेशा कोई चीज डायरी साथ में रखें, कोई भी आइडिया आए उस आइडिया को नोट करें, आइडिया का स्वॉट एनालिसिस करें, अपना स्वयं का भी स्वॉट एनालिसिस करें कि हमको किस फील्ड में कितना अच्छा लगता है, उससे उसमें एंजॉय कर सकते हैं। फिर अपना बिजनेस मैनुअल स्वयं तैयार करें। अपना बिजनेस मैनुअल आप स्वयं तैयार करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हमको कहाँ बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, उसके क्या प्रास काउंट्स हैं, क्या कच्चा माल मिलेगा, कहाँ बिकेगा, उसको प्रोडक्ट बनाने वाले स्किल्ड वर्कर वहाँ हैं कि नहीं है तो किस तरह का एटीट्यूड है। ये सब चीजों का आपको मैनुअल अपना तैयार करना पड़ेगा। प्रॉफिट पता होना चाहिए। आप जो बनाइए तो जरूर ये पता करिए कि हम ऐसा चलाएंगे तो ये इतना प्रॉफिट होना चाहिए। फिर इस प्रॉफिट को उसको जो आपको करना हो करें, और प्रॉपर प्लानिंग करें। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम। प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो प्लानिंग जरूर करें। प्लानिंग के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आपको सब लोग जानते हैं और प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पे, सबको पता है। आप अपने हुनर के साथ चलें। जो आप में क्वालिटी है, जो आप में हुनर है, उसी को आप कहें। जो दिमाग कहे वो नहीं, जो दिल कहे वो करें, और उसी में तब आप इंजॉय करेंगे। फैमिली सपोर्ट के बिना कोई इंटरप्राइज चलाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए फैमिली को कन्विंस करें, उनको सपोर्ट साथ मिले। नहीं तो आप 8 घंटे वो फैक्ट्री में या अपने बिजनेस में रहेंगे, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। यदि आप घर में आएंगे और निगेटिव थॉट होगा तो फिर आपको रिवर्स गियर हो जाता है। आइडिया अच्छा आपका हो जाए तो आप एक अच्छा मेंटोर बनाइए, गुरु बनाइए, जो आपके आइडिया का फिनिशिंग टच देगा, जो छोटे छोटे सूत्र बताएगा, जो लगता है अपने को है। जैसे अपन ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करने के बाद चक्कर आने जाते हैं तो पूरी चीज नहीं बदलता, 2 ही 3 जगह बदलता है, लेकिन उसके बदलने से उसमें गंभीरता आ जाती है। तो अपने गुरु के पास, अपने मेंटोर के पास जाएं, और मेंटोर के पास जब जाएंगे आपका आइडिया अच्छा होगा, वही मेंटोर आजकल एंजल इन्वेस्टर है। एंजल इन्वेस्टर मिलेंगे, आपका पैसा नहीं भी है, आपका आइडिया यदि अच्छा है तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टर मिलेंगे जो आपके इंटरप्राइज को सक्सेसफुल करेंगे।
तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने में कमी नहीं करना चाहिए और समय रहते कोशिश करना चाहिए। कहते हैं कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सुन रही मैडम, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए कोशिश अवश्य करना चाहिए और टाइम से कोशिश करना चाहिए। समय रहते तय कर लो कि आपको क्या करना है, अन्यथा समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। इसलिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।